जाफर को, किसको? मीर जाफर को बोला, ध्यान दो अभी, मीर जाफर को बोला था वो पहले कि मैं तुमको क्या नवाब बनाऊंगा, तो मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। क्या बना दिया? नवाब। देखिए मीर जाफर को बोला रॉबर्ट क्लाइव ने कि तुम तो नवाब बन गए हो, लेकिन हमारा जो खर्च हुआ है वॉर में कौन देगा? कौन देगा वॉर का खर्च? बोला कि हम देंगे। बोला एक काम करो, 17.7 मिलियन रुपीज, मतलब समझ गए, आ गया होगा इतना जो है, क्या हुआ? कंपनसेशन ऑफ वॉर। क्या? ये दो। नवाब नया नया बना था मीर जाफर, खजाना खोला, निकाला पैसा और दे डाला। ठीक है, बोला ये तो कंपनी को दियो, ये तो तुम क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए हो ना, मुझे तो पर्सनल लेवल पे 1.5 करोड़ रुपया उनको भी दिया। उनके आर्मी लोग भी मांगने लगे गिफ्ट। ऐसा करते करते जो है ना वो देखा कि हमारे खजाना में कुछ भी नहीं बचा है, राइट ना, सब खाली हो चुका है, ये सब लूट लिया है। आई बात समझ में? यस और नो? बोला और दो, तो मीर जाफर बोला ठीक है, मैं आपको बिहार, बंगाल एंड ओडिशा में फ्री ट्रेडिंग राइट दे देते हैं। क्या देते हैं? मतलब जो आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ओके ओके, इतना ही नहीं, एक जगह जो है कासिम बाजार का, यहाँ का तो उनको दीवानी राइट भी दे दिया। क्या दे दिया? दीवानी राइट। बोला कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो आप ट्रेडिंग करेंगे उससे आपको टैक्स नहीं लगेगा, और जो कासिम बाजार से जितना भी, इसको वर्धमान बोलते, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है वर्धमान, वर्धमान से जो भी पैसा आएगा, जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपका होगा। आई बात समझ में? एक तो उसका खजाना खाली, राइट ना, तिजोरी खाली। दूसरा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में उसका दबदबा ट्रेडिंग में, तो इंडियन ट्रेडर्स जो है वो डिक्लाइन होने लगा। आई बात समझ में? और वो उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। तीसरी बात यहाँ आप देख रहे हो, वर्धमान का भी इसको डिमांड मिलने लगा। मतलब इस तरह से इंडियन ट्रेडर्स जो है वो बद से बदतर होने लगे, अब ब्रिटिश डोमिनेट करने लगे। और इसको क्या मिला? ठेंगा। क्या मिला? क्या मिला? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ होगा? मीर जाफर कोशिश किया कि अब जो है हम ब्रिटिश को यहां से नहीं भगाएंगे तो हम मर जाएंगे, राइट ना। पहले तो मजा आया था, तो जब ये कोशिश किया, उन्होंने डच को बोला कि डच भैया काम कीजिए, आप जो है ना ब्रिटिश को भगाइए यहाँ से, और हम आपको वो सारे राइट देंगे जो ब्रिटिश को दिए। डच और ब्रिटिश में लड़ाई हो जाता है। किसमें? डच और ब्रिटिश में। कब? ये घटना है 1759 की। इसे बोलते हैं बैटल ऑफ बडेरा। क्या? डच वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन बैटल ऑफ बडेरा। डच जो है वो ब्रिटिश से हार गया, ब्रिटिश ने हरा दिया, और उन्होंने क्या, एक ट्रीटी साइन किया। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने बोला कि काम कर, तू जो है इंडोनेशिया संभाल और इंडिया की तरफ देखो मत, और मैं इंडोनेशिया में नहीं आऊंगा। ओके, आई बात समझ में? तो वो हुआ, ट्रीटी साइन हुआ। क्लियर? अब फंस गया कौन? जफर। कौन बच गया? फंस गया जफर। तो जफर को रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि तुम बुढ़े हो चुके हो, चलो तुम सत्ता छोड़ो। उसको हटा दिया, नवाब के पोस्ट पर से हटा दिया। किसको? मीर जाफर को। और इसके ही भतीजा, नेफ्यू, जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम बोला कि हम आपको पैसा देंगे, हमें आप बना दो। तो इसको बना दिया नवाब। अब ये बन गया नवाब। आई बात समझ में? ये मीर कासिम पैसा तो दिया ही, साथ में 3 जगह का, चित्तगोंग, गोविंदपुर और एक और जगह था, तो 3 जगह का उसको दीवानी राइट दे दिया। ओके, मीर कासिम।
जो प्रॉब्लम मीर जाफर फेस कर रहा था, सेम प्रॉब्लम अब मीर कासिम फेस कर रहा है। आई बात समझ में? फिर हुआ बैटल ऑफ मुर्शिदाबाद। क्या हुआ? बैटल ऑफ मुर्शिदाबाद। इसमें जो है मीर कासिम हार गया। फिर हुआ बैटल ऑफ मुंगेर बिहार में। ये मीर कासिम जो है अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया, तो ब्रिटिश जो है उसको पीछा करते करते मुंगेर आया। फिर हुआ बैटल ऑफ मुंगेर, वहां पे भी कासिम हार गया। फिर मीर कासिम भागा अवध। कहाँ भागा? और अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजा उदौला। क्या नाम था? शुजा उदौला। उनसे मिला, राइट ना? उनसे मिला, उनको बोला कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। अवध का नवाब कौन? शुजा उदौला। और मुगल एम्परर कौन? शाह आलम टू। कौन? शाह आलम टू। तो शाह आलम टू, शुजा उदौला और मीर कासिम, ये तीनों बनाया अलायंस, और अलायंस हुआ, और फिर जो है लड़ाई हुई, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं? और ये लड़ा गया था कब? 1764 में। क्या हुआ होगा सोचो। ये तीनों को हराया था हेक्टर मुनरो ने। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम में लंदन चला गया था, तो हेक्टर मुनरो जो है ये तीनों को हराया था बक्सर में। उसे बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। जब मालूम पड़ा कि ये बैटल ब्रिटिश जीत गया है, तुरंत रॉबर्ट क्लाइव वापस आया क्या इंडिया, और बोला कि एक काम करो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करो। अब काम नहीं चलने वाला है। देखो कैसे किस तरह से जो है एक एक क्या टेरिटरी इंडिया से छीनते जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो वही देखिए जो मैं बता दिया हूं, वही है। मीर जाफर ने क्या क्या किया। ओके, बता दिया। मीर कासिम बता दिया। मुंगेर पहुंचाया ना। तो वो 3 जगह था, चित्तगांव, मिदनापुर और बरवाना। क्या? नहीं, ये ब्रिटिश लोग अलग अलग लिखते थे, ठीक है। स्पेलिंग पे क्यों जा रहे हो, भावनाओं पे जाओ। क्या साइन हुआ? बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765 में। इलाहाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो क्या बोलते हैं? हाँ, इलाहाबाद को प्रयागराज। हेलो, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ? ठीक हूँ। बाय। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ओके, कहाँ थे हम लोग? ब्रिटिश गॉट दी जमीन, हाँ, निजामत एंड दीवानी राइट ओवर बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अभी तक तो क्या उसको क्या मिला था? प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश को फ्री ट्रेडिंग राइट मिला था, राइट ना? लेकिन अब क्या मिल गया उसको? निजामत राइट भी मिल गया और दीवानी राइट भी मिल गया। निजामत राइट क्या होता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो मिलिट्री पे कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश का होगा। मिलिट्री को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश। ऑर्डर कौन देगा? ब्रिटिश। तो खर्चा कौन देगा? नवाब। खर्चा कौन देगा? नवाब। ओके। दीवानी राइट का मतलब होता है कि अब रेवेन्यू जो कलेक्ट करेगा वो ब्रिटिश करेगा। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो रेवेन्यू आएगा वो कलेक्ट भी ब्रिटिश करेगा, और मिलिट्री पे कंट्रोल भी ब्रिटिश करेगा। ये हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। कौन से ईयर में साइन हुआ था? 1765 में। क्लियर? समझ रहे हो ना, या ज्यादा लग रहा है? ठीक। तो अब हम लोग जो स्किप कर दिए थे वहां पा जाते हैं।
यह है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मीन्स क्या, ब्रिटिश, मैसूर जिसको हम लोग आजकल कर्नाटक बोलते हैं, कर्नाटका। तो मैसूर का जो उस टाइम रूलर था उसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। और हैदर अली जो है ना, हैदर अली को मराठा भी नहीं हरा पाया था, तो मराठा को पहले से ही उससे क्या था, गुस्सा था, राइट ना। और इवन हैदराबाद जो है बगल में ही था। हैदराबाद के जो रूलर था निजाम उल मुल्क, क्या नाम था, निजाम उल मुल्क, राइट ना। तो वो भी क्या, उससे गुस्सा था, राइट ना, वो भी नहीं हरा पाया था। आई बात समझ में। और हैदर अली जो है वो क्या, मैसूर का रूलर था। और ब्रिटिश जो है वो तीनों, ब्रिटिश ध्यान ना, ब्रिटिश, मराठा और निजाम उल मुल्क, निजाम, ये तीनों मिलके मैसूर पे अटैक करता है। लेकिन ये तीनों की हार होती है और हैदर अली जीत जाता है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की जीत होता है और निजाम, मराठा और ब्रिटिश की हार होती है। ओके, ठीक। इतना लंबा में नहीं जाना है, सिर्फ सब शॉर्टकट में, कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे मालूम है ना। अब इस वॉर के बाद जो है क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है। तो इट वाज साइंड बाय हैदर एंड द अलाइज कंसिस्टिंग ऑफ द कंपनी। ये सब क्या, सब मिलके ये साइन हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्योंकि इस बीच में ये घटना है 1772 की। कब? इस बीच में जो है पहला एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। क्या हुआ था? एंग्लो मराठा वॉर, जिसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। इसलिए जब ब्रिटिश और मराठा इसमें लड़ाई हुआ था 1772 में, तो मराठा जो है वो हैदर अली से हाथ मिला लिया। किससे? हैदर अली से हाथ मिला लिया। तो अभी उल्टा हो गया, अभी एक तरफ जो है वो ब्रिटिश था और अदर दूसरी तरफ निजाम, मराठा और हैदर अली। ये ब्रिटिश अगर 2 कदम पीछे लेता था। हाँ बोलो, क्या कनिष्क? हेलो। अगर ब्रिटिश 2 कदम पीछे लेता था तो बहुत ही लंबा छलांग मारने के लिए, ना उसको हराना इस बीच में उल्टा हो गया। ब्रिटिश ये तीनों को हरा दिए। मतलब हम देखें तो कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। तो ये जो वॉर हुआ था, इस वॉर में 1780 से लेकर के 82 तक हैदर अली लड़ा और 82 में हैदर अली चला गया कब्र के अंदर, मतलब मारा गया। फिर उसका बेटा टिप्पू सुल्तान जो है ना 2 साल तक लड़ा। ओके। हालांकि ये वॉर में ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, मतलब क्या, बिना फायदे और नुकसान के वॉर हुआ। नुकसान तो हुआ ही, फायदा नहीं हुआ किसी का। क्लियर? और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। ओके। इसमें ये हुआ कि जो श्रीरंगपट्टनम जो है वो टिप्पू को वापस लौटा देंगे ब्रिटिश, और टिप्पू जो है वो बेडनूर को इंग्लैंड को लौटा देंगे, मतलब कि ब्रिटिश को लौटा देंगे, बस यही। उसकी ट्रीटी वो लौटा दिया, उसको वो लौटा दिया। अब बात आ जाती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फिर से उल्टा हो गया, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब फिर मराठा जो है वो आ गया ब्रिटिश के साथ, मराठा निजाम ब्रिटिश एक साथ और टिप्पू सुल्तान एक साथ अकेला। अब तीनों जो है ना मिलके क्या अटैक कर दिया, बोला कि ये लौंडा, ये लड़का क्या करेगा, मारो। 3 तरफ से अटैक किया और हैदराबाद को, सॉरी मैसूर को, आधा मैसूर को कैप्चर कर लिया। आई बात समझ में? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्लियर? ये हो गया हैदराबाद का, ये हो गया मराठा का और ये हो गया ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश, मराठा और हैदराबाद इनके खरबूजे की तरह काट काट के बांट लिए। तो इनके आधा टेरिटरी लिया तो लिया, इतना ही नहीं, यही है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। आधा टेरिटरी तो छीन लिया उनसे। दूसरी बात बोला कि दो वॉर ऑफ कंपनसेशन है ना वो फुलफिल करो, जो वॉर हुआ है इसका क्षतिपूर्ति करो। बोला कि ये ज्यादा नहीं, 3.6 करोड़ है। कितना है? 3.6 करोड़। उस टाइम में टिप्पू जो है अपना तिजोरी खोला, तो खोला तो क्या देखता है, उसके पास सिर्फ 2 करोड़ है। 2 करोड़ ब्रिटिश को दे दिया। बोला कि बाकी 1.6 करोड़ मैं आपको बाद में देता हूँ। बोला कि नहीं, 1.6 करोड़ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे 2 बेटे को होस्टेज बना देता हूँ। क्या होस्टेज मतलब क्या, बंधक बना के ले जा रहा हूँ। क्या रहेगा? टीपू सुल्तान के आधे राज्य को छीन लिया, उनके 2 बेटे को बंधक बना कर ले गया, उनको हारा, उनको अपमानित किया गया, इंसल्ट किया गया। वो अब आग
बबूला हो गया, अंदर से जलने लगा, राइट ना, बदला लेने की भावना जो में थी कि मरेंगे तो मरेंगे। यही भी कहना था कि 100 साल जिंदगी गुलाम की, पर एक दिन जिंदगी शहंशाह की, 100 साल जिंदगी गुलाम से बेहतर है, राइट ना। आई बात समझ में। तो ये घटना थी क्या, ट्रीटी ऑफ सिंहपट्टनम, जो बता दिया आपको, देख लो। पेशवा मीन्स मराठा। क्या हुआ, कुछ डाउट? अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, हालांकि जब टिप्पू हार गया था, अब इनको क्या अंदर अंदर जल रहा था कि बदला लेना है, तो टिप्पू जो है अपने सेना को मॉडर्नाइज करने लगा। क्या करने लगा? फ्रांस के सपोर्ट से मॉडर्नाइज करने लगा। इवन टिप्पू सुल्तान, उस टाइम में चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या चला था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट ना, फ्रांस में। क्लियर? और टिप्पू जो है जैकोबिन क्लब का, किसका? जैकोबिन क्लब का मेंबर ही बना था, राइट ना। जिस क्लब क्लब का हेड था कौन? नेपोलियन। याद करो, पढ़े हो, नेपोलियन बोनापार्टी। क्लियर? उसका भी तो टिप्पू सुल्तान तो है ना, फ्रांस से सपोर्ट लिया, इजिप्ट से सपोर्ट लिया, अफगानिस्तान से सपोर्ट लिया, टर्की से सपोर्ट लिया। अब बोला कि अब जो है हम ब्रिटिश को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नर था, जिसका नाम था रिचार्ड रिचार्ड वेलेस्ली, इन्होंने समझाया, इसने बोला कि देखो तुम ऐसा मत करो क्योंकि मारे जाओगे, जब वॉर होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, तुम मेरे दुश्मन से जाकर हाथ मिला रहे हो, हम बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है, ओके। इससे अच्छा है तुम एक काम करो, सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। क्या? सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। इन शॉर्ट मान लो कि अगर ये अलायंस एक्सेप्ट करना मतलब उनका कठपुतली बनना। वो बोला कि तुम्हारे राज पे कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे राज पर अटैक करना मतलब मुझ पर अटैक करना, ये बात समझ में। हम तुमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। क्या शर्त है? कि जब हम लोग मिलकर अगर लड़ेंगे किसी से, तो हम लोग आपस में क्या, वो जीता हुआ टेरिटरी को बांट लेंगे। और दूसरी बात, सारे आर्मी के खर्च तुम दोगे। और दूसरी बात, तुम बिना पूछे किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, किसी को क्या ऑफिशिएट नहीं कर सकते हो। ऐसे कुछ कंडीशन था इस अलायंस में। हालांकि सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला जो राज था वो क्या, निजाम था, हैदराबाद। क्या कौन था? हैदराबाद निजाम था। तो यही बात बोलते हैं कि जब निजाम ने कर लिया, वो तुम भी कर लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। वही तभी बोला कि 100 साल जिंदगी गुलाम का, गुलाम से बेहतर है कि एक जिंदगी शहंशाह का जीना, राइट ना। ओके। और फिर हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और वही हुआ जिसका डर था, मतलब टिप्पू सुल्तान मारा गया। ओके, देख लो एक बार, रीड कर लो। क्या हुआ? आर्थर वेलेस्ली रिचार्ड का भाई ही था। आर्थर वेलेस्ली वाज ब्रदर ऑफ रिचार्ड वेलेस्ली। रिचार्ड वेलेस्ली गवर्नर था, लेकिन आर्थर वेलेस्ली क्या था? आर्मी चीफ था। क्लियर? एंग्लो मराठा वॉर, थोड़ा मराठा समझ लो।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का रूलर था, राइट ना? अहमद शाह अब्दाली। हम बात कर रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठा की कंप्लीटली हार हुई थी, मराठा टोटली हार गया था और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो इस बेसिस पे जो मराठा है वो चीफ 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? ओके। पेशवा, सॉरी, पेशवा, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर। ओके। तो पूना का पेशवा, नागपुर भोसले, ग्वालियर सिंधिया, बड़ौदा होलकर, ओके। तो मराठा चीफ 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आपस में लड़ने लगा एक जगह के लिए, पूना के लिए। पेशवा बोलता था कि पूना, एक्चुअली पेशवा का मेन सतारा था। अब पूना क्या है, पेशवा कैप्चर में था। किस कैप्चर में? तो बाकी सबका भी नजर था कि पूना जो है, याद है ना? लेकिन ये लड़ाई है एक्चुअली इसके लिए नहीं था। पूना में जो है क्या हुआ, पेशवा का जो है माधवराव टू का डेथ हो जाता है। किसका? माधव राव का डेथ हो जाता है, जो पेशवा था। तो इसका भाई जो था रघुनाथ राव, कौन? रघुनाथ राव। वो बोला कि नहीं, हम बनेंगे यहाँ का पेशवा। लेकिन माधवराव का जो बेटा था, जिसका नाम था नारायण राव, क्या नाम था? नारायण राव, ये बन गया पेशवा। रघुनाथ राव ने क्या किया? नारायण राव को मार दिया। क्या किया? आई बात समझ में? तो अब नाना फडणवीस जो है तो सपोर्ट किया किसको? नारायण राव का जो बेटा था माधव राव टू, कौन? और इनको बना दिया पेशवा। आई बात समझ में? अभी रघुनाथ राव जो है इसको मार के भाग गया सूरत। क्या भाग गया? और इन्होंने बॉम्बे के जो, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी था, एक था बॉम्बे, दूसरा बंगाल और तीसरा मद्रास। तो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के गवर्नर से रघुनाथ राव जो है ट्रीटी साइन किया, उसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। उनके अकॉर्डिंग बोला कि हम आपको बेसिन वगैरह सब कुछ दे देंगे, लेकिन इस पे इसका अगला पेशवा हमें बनाया जाए, राइट ना? लेकिन बंगाल के जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। वहां पहुंच गया माधवराव टू, बोला कि देखिए हमारे इंटरनल मैटर है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, राइट ना? इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो ब्रिटिश जो है इसके इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरफेयर किया। क्या किया? इंटरफेयर किया। हालांकि मराठा की हार हुई थी उसमें, ठीक है ना? मराठा की हार हुई थी। इसी बोलते हैं एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा हुआ। देख लो एक बार। ओके। ओके। कौन आए? ऋषा? हाँ?
है फर्स्ट टाइम आ रही है रीशा हेलो आवाज आ यस रही सर है यस बेटा सर हाँ बेटा लेक्चर कितने बजे की है सर 4 AM 4 o'clock आप लेट आए यस सर ओके सो गई थी ना नो सर आई वाज नॉट होम एक्चुअली ओके ओके नोरा लिसन देन यू विल वॉच वीडियो ओके आफ्टर द लेक्चर ओके सर गॉट इट मैं बता दिया आपको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कुछ डाउट तो नहीं है ना नहीं ना चलिए हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये घटना है अभी बताया था याद करो कि एक्चुअली के मराठा जो है पेशवा क्योंकि पूना के लिए जो है ना बाकी सारे जो 5 मराठा चीफ था वो बोला पूना हमारा है हमारा है हमारा है हमारा है राइट ना तो पेशवा जो था वो पहुंच गया किसके पास ब्रिटिश के पास बोला कि हम आपके सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं क्या करते हैं सब्सिडी अलायंस में बताया था अभी राइट ना तो सब्सिडी अलायंस को पेशवा जिसका नाम था बाजीराव टू क्या नाम था बाजीराव टू उसने सब्सिडी अलायंस को स्वीकार कर लिया एक्सेप्ट कर लिया मतलब सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करना मतलब बाकी के जो मराठा चीफ है उससे दुश्मनी लेना आई बात समझ में यस और नो यही है वो क्या बैटल की सेकेंड मतलब क्या सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वही देखिए कि द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली हु वांटेड द मराठास टू एक्सेप्ट हिज सब्सिडी अलायंस राइट ना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज मीन बाय सब्सिडी अलायंस द मराठा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट बट वेयर टिक बाय वेलेस्ली ड्यू टू देयर ओन इंटरनल डिफरेंसेस क्योंकि वो सब आपस में लड़ाई कर रहा था द ट्रीटी ऑफ बेसिन मेड कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठा इनविटेबल so the main provision of the treaty were the condition of the Peshwa claim the Pune acceptance of the देखिए है ना ओके बाजीराव टू क्या किया सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया ताकि पूना उसके हाथ से ना जाए राइट ना ओके यस और नो फॉर मराठा ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज लॉस ऑफ नेशनल ऑनर सो होलकर और सिंधिया स्टॉप फाइटिंग क्योंकि होलकर सिंधिया आपस में लड़ रहा था तो लड़ना बंद कर दिया सिंधिया एंड भोसले कंबाइंड दोनों ज्वाइंट हो गया लेकिन होलकर और गायकवाड़ क्या अपने आप को अलग रखा वॉर से क्लियर सिंधिया भोसले वर आस्क्ड बाय द इंग्लिश टू विथड्रॉ देयर ट्रूप टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर बट दे रिफ्यूज्ड एंड इट लेड टू वॉर होना हो गया बोथ सिंधिया एंड पेशवा हैड एक्सेप्टेड दिस sovereignty of the English British turned their attention towards Holkar, but Yashwantrao Holkar proved more than a match for the British. Right ना? ये बहुत ही ब्रेवरी लड़ा था और हारा नहीं था. Clear? ये था क्या? Second Anglo-Maratha War. Clear ना? Wellesley was recalled from India and the company made peace with the Holkar in January 1806 by the Treaty of the Rajghat, giving back to the latter the greater part of the territories. तो वही है. अब बात आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर व्हाट इज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखो बाजीराव टू जब सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया तो उसने देखा कि उनके पास तो अब कुछ पावर है ही नहीं क्या हो गया वो शक्तिहीन हो गया है पावरलेस हो गया है क्योंकि उनको कंट्रोल कौन कर रहा है ब्रिटिश कर रहा है आई बात समझ में तो बाजीराव टू जो है अब वो लास्ट अटेम्प्ट कोशिश किया कि वो अपने पावर को फिर से रीगेन कर सके राइट ना और यही वजह है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की लेकिन इस वॉर में बाजीराव टू वाज कंप्लीटली डिफीटेड बाय ब्रिटिश राइट ना और इस तरह से मराठा का दी एंड हो गया आई बात समझ में क्या हो गया दी एंड मतलब so third Anglo-Maratha war 1780-18 Maratha made a desperate last attempt to regain their independence and prestige in 1817 में लेकिन ये पॉसिबल नहीं था this led in organizing a united front of the Maratha chiefs and यहाँ पे जो है पांचों चीफ एक साथ हो गया फिर भी हार गया was taken over by the Peshwa who was uneasy under the rigid control exercised by the British resident okay Peshwa once again the Maratha failed to evolve any plan of action और यहाँ पे वो उसको हार मिली कुछ डाउट है हाँ द पेशवा अटैक द ब्रिटिश वही है सब जो मैं बता दिया हूँ देख लो एक बार
क्या हो गया? एक कॉल आया है केबीसी से। मैं फॉर्म भरा तो वहां से नहीं आया ना, केबीसी का। वहां से आया होगा तो बात करना पड़ेगा। नहीं, केबीसी में जाएंगे तो कम से कम 1 करोड़ जीत के लाएंगे। ये हो गया? नहीं हुआ? ये देख लो फटाफट। हो गया नहीं सब? The revolt of 1857. This is also called Sepoy क्या? Sepoy mutiny। देखिए सिपाही मतलब सिपाही होता है बेसिकली, लेकिन ब्रिटिश लोग को बोलने नहीं आता था क्या, सिपाही को सिपाही सिपाही बोलने लगा ना, म्यूटिनी है सैनिक विद्रोह। ओके, तो इसको क्या है, सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरियंस है, कुछ ऐसे इतिहासकार है जो इसको बोलते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर ना? आई बात समझ में? जैसे वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, या कार्ल मार्क्स, नाम सुनिए कार्ल मार्क्स का, राइट ना? तो कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर सेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आई बात समझ में? लेकिन वहीं पे जो है बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस है बोलता है कि नो, इट वाज जस्ट अ सिपाही म्यूटिनी। क्या था ये? एक सैनिक विद्रोह था। क्लियर? तो सबका अलग अलग मत है। ओके, so the revolt of 1857 is an important landmark in the history of India। क्यों? क्योंकि भले ही ये वॉर, ये जो बैटल हुआ था, ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इस रिवॉल्ट में जो है जीत नहीं हुई थी, हार गए थे सब, लेकिन ये ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया था। इट सेकेंड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इट वाज सो स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो बोलते हैं कि ये जो क्या था समझो, क्योंकि इंडियन पीपल जो है, देयर वर मेनी कॉजेस फॉर दिस रिवॉल्ट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज। क्या? मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ब्रिटिश जो है एक्चुअली इंडियन के जो प्रोडक्ट होता था उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ यूज कर देते थे, टैक्स ज्यादा लेते थे, और ब्रिटिश गुड्स पे टैक्स बहुत ही कम। आप ये समझ लो कि जो इंडियन गुड्स है उस पर 30% टैक्स था, जबकि ब्रिटिश गुड्स पे ओनली 2.5% टैक्स था। तो इससे क्या है, इंडियन जो प्रोडक्ट होता था वो किसका? मैनमेड प्रोडक्ट था। क्या था? मैनुअली प्रोडक्ट जो है ना वो हाथों से बनाया जाता था, बहुत ही टाइम लगता था, बहुत ज्यादा क्या उसमें लेबर लगता था, कॉस्ट ज्यादा कॉस्टली हो जाता था। एक टाइम पे मुगल के टाइम पे इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के 23% जीडीपी सिर्फ इंडिया का होता था। लेकिन अब जो है इंडिया मार्केट बन गया था। पहले क्या था? एक्सपोर्टर था, क्या बन गया? इंपोर्टर। क्योंकि ब्रिटेन में हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब अब ब्रिटिश जो ब्रिटिश से सामान खरीद के ले जाते थे और यूरोप में बेचता था, वो ब्रिटिश, क्योंकि वहां पे अब मशीनें आ गई थी, मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही इजीली बन जाता था, चीप होता, सस्ता होता था, टिकाऊ होता था, अट्रैक्टिव होता था, राइट ना? तो इंडियन लोग क्या करेंगे? गरीब लोग, टिकाऊ भी है, सस्ता भी है, सुंदर भी दिखने को लगता है, तो ब्रिटिश के प्रोडक्ट को खरीदने लगा। आई बात समझ में? तो इंडिया बिकेम मार्केट। इंडिया क्या बन गया? मार्केट बन गया। तो इससे क्या हो गया कि इंडियन प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगा, और इंडियन जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनकी लाइफ बहुत ही बद से बदतर हो गई। आई बात समझ में? यस और नो? बाकी आप जानते हो बिहार, बंगाल और उड़ीसा को एक्सप्लॉइट करने लगा, यहाँ से सारे के सारे रेवेन्यू जो है वो लंदन भेजने लगा। तो ये सब क्या है, एक्चुअली ये एक अलग रीजन है। अगर हम बात करते हैं रिलीजियस कॉज, क्या समझ रहे हो? तो देखो एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय के कहने पे विलियम बेंटिक जे सती प्रथा को खत्म कर दिया। किसको? सती कस्टम को, सती प्रथा को 1829 में खत्म कर दिया। कौन? विलियम बेंटिक। हालांकि अच्छा ही क्या था, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू है, राइट ना, वो बोला कि हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उससे क्या है,
हिंदू लोग, कट्टरपंथी लोग, ऑर्थोडॉक्स लोग उसके खिलाफ हो गए। आई बात समझ में? दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने पे लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया। क्या? विडो रीमैरिज एक्ट, कि हिंदू में विधवाओं को पुनर्विवाह किया जाएगा। राइट ना? इससे भी इंडियन लोग बहुत ही गुस्से। आई बात समझ में? तीसरी बात, 1813 में 1813 में जो है फ्री मिशनरी स्टार्ट कर दिया। फ्री ओपन मिशनरी मतलब, मिशनरी मतलब क्रिश्चियनिटी का ओपनली अब क्या है, प्रचार करने लगा। लोगों को अब प्रलोभन लगा, लालच दिया, ग्रीड दिया कि आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करो, आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आई बस समझ में? यस और नो? तो ये सभी रीजन था रिलीजियस कॉसेस, ताकि लोग के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज। क्या समझे कि नहीं? पॉलिटिकल, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, याद करो, सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस के बेसिस पे क्या है, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश ने अपना अलायंस बना लिया। किसमें? सब्सिडी अलायंस। लेकिन उस पर इनडायरेक्टली रूल करने लगा। एक दूसरा, डलहौजी ने एक स्टार्ट किया डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी। क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी। देखो ये क्या होता है समझो, कि वो राजा या वो राज जिसका लीगल हेयर नहीं है, मतलब उसका वारिस नहीं है, तो एडॉप्टेड सन वहां का राजा नहीं बनेगा, वो ब्रिटिश का पार्ट हो जाएगा। सतारा was the first state who came under the British India under the doctrine of left policy, और इसी में झांसी भी गया था। राइट ना? सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी, भरतपुर। राइट ना? तो ऐसे बहुत सारे स्टेट जो है वो चला गया इसके अंदर। तो यहाँ से भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग थे वो गुस्से में थे, राजा लोग। राइट ना? यस और नो? बोलिए। क्या हो? डाउट है? पक्का ना? और बहुत सारे हैं। बात है इमीडिएट कॉज की। अब देखो कुछ ने कोई ने बता दिया, रूमर बता रही हो गया कि रूमर ये था कि एक्चुअली जो खाना बनता है, ध्यान देना, जो खाना बनता है वो जो फ्लोर है, आटा है, उस आटे में गाय और सुअर के हड्डी को के पाउडर को मिक्स कर दिया गया है। ऐसा एक रूमर था। हालांकि ये रूमर था, अफवाह था। चलो ये अफवाह तो था, थमा। एक दूसरा अफवाह हो गया कि जो न्यू एनफील्ड राइफल आया, नया राइफल जो है, नई कंपनी का न्यू एनफील्ड राइफल आया, बोला कि वो राइफल, पहले के राइफल में क्या है, कार्टेज होता था, कार्टेज को दांतों से काटना पड़ता था। राइट ना? और फिर क्या उसको राइफल फिल करके फिर चलाना होता था। ये बात समझ में? तो बोला कि जो कार्टेज है, कार्टेज के जो ग्रीज से बना हुआ है, किससे? बीफ और पोक, बीफ और पोक के ग्रीज से बना हुआ है। राइट ना? ये दोनों के लिए, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमान दोनों के लिए क्या धार्मिक भावनाओं की बात थी। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप जो है इमीडिएट कॉज के कारण उठाया था मंगल पांडे। कौन? नाम सुने होंगे। तो मंगल पांडे वॉज ऑफिसर इन बैरकपुर रेजिमेंट, रेजिमेंट 32 बैरकपुर में। राइट ना? तो नियर कोलकाता। ओके, वहां का रेजिमेंट था। बोलते हैं कि परेड के समय जो है वो अपने 2 ऑफिसर को मार डाला। परेड के समय उसको 2 ऑफिसर को मार डाला। ये घटना है 29 मार्च 1857। ओके, यस नो? तो शुरू तो ये किया, लेकिन ये एक्चुअली इसका जो एक्चुअली शुरुआत हुआ था मेरठ से। कहां से? ये घटना है 10 मई की। तो मेरठ के कुछ आर्मी ने न्यू राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया। बोला कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आप नष्ट करने पे तुले हुए हो। राइट ना? धर्म को भ्रष्ट करने वाले हो, हम न्यू राइफल यूज नहीं करेंगे। इस कारण से ब्रिटिश ने क्या किया, उन सबको क्या कर दिया, डिसमिस भी कर दिया और साथ साथ पनिशमेंट भी दिया। राइट ना? वो सब के सब क्या हो गए, उनके रिबेल हो गए। क्या हो गए? विद्रोही हो गए, रिबेल हो गए। वो विद्रोह करना चालू किए। वो सारे के सारे सैनिक जो है 10 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली की ओर चल पड़ा। राइट ना? दे ऑल मूव टू दिल्ली
from Meerut on 10th May 1857 with speaking a slogan मारो फिरंगी को दिल्ली चलो। एक स्लोगन, एक नारा बोलते हुए, क्या था? मारो फिरंगी को दिल्ली चलो। रास्ते में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आते थे, जेल आते थे, सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफिस को तोड़ते गए, जेल को तोड़ते गए, जेल में कैदी था उनको भी अपने साथ लेते गए, आगे बढ़ते गए, ब्रिटिश ऑफिसर को मारते गए, और फाइनली आते आते 11 मई को, कब? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा। कहां पहुंचा? राजघाट। दिल्ली राजघाट में पहुंचा तो वहां पे भी कुछ जो मुगल के आर्मी थे वो भी उनके साथ यूनाइट हो गए, साथ में आ गए, राइट ना। तो मुगल आर्मी और ये दोनों सब मिलके चला गया किसके पास? बहादुर शाह के पास। किसके पास? बहादुर शाह के पास। कुछ था, नाम के लिए शहंशाह था, कुछ था नहीं, राइट ना। उनका राज जो है पालमपुर से चांदनी चौक तक, राइट ना। ऐसा ना। तो बहादुर शाह के पास गए। बहादुर शाह बेचारा खुद कितने साल के था? 82 ईयर्स के। क्या लड़ेंगे वो? सारे आर्मी बोले कि देखिए आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन आपके पास एटलीस्ट मुगल के लिगेसी तो है, मुगल का नाम तो है, एटलीस्ट नाम तो है। अगर आपके छत्र छाया में हम लड़ेंगे, आपके अंडर हम लड़ेंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट, और हम ब्रिटिश को इंडिया से भगा देंगे और फिर आपको हम शहंशाह बना देंगे। यही बेचारा क्या है, इतना बड़ा बुढ़ा, उसको भी लोभ आ गया, लालच आ गया, बोला ठीक है, शहंशाह कौन नहीं बनना चाहता, राइट ना। बोला कि ठीक है। तो इनको क्या किया? बना दिया शहंशाह हिंदुस्तान। क्या? शहंशाह हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ इंडिया। और फिर ये धीरे 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 अलग अलग जगह पे वॉर होने लगा। यही है हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। The revolt of 1857 is an important landmark in the history of India. As per the British historians, it was the Sepoy Mutiny, right now. It was the first war of independence, immediate cause. क्या था? The introduction of the inflatable greased rifles, whose cartridges were said to have a greased cover made of beef and pork, right now, sparked of the revolt. It agitated both Hindu and Muslim soldiers, resulted in immediate launch of movement. Clear ना? बता दिया हूँ ये सारी स्टोरी। नहीं, on 29 March 1857, an Indian sepoy of 34 native infantry, Mangal Pandey, killed 2 British officers, ह्यूजसन को और बॉम्ब, दोनों को परेड में ही मार डाला, बैरकपुर में। क्लियर ना? The mutiny rally started at Meerut on 10th May 1857. The 3rd Native Infantry revolted. The question was the punishment of the some sepoys for their refusal to use the greased cartridges. The soldiers, along with other group of civilians, went on the rampage, shouting "Maro Firangi ko." They broke open jails, murdered Europeans, and burnt their houses and marched to Delhi after sunset. राइट में क्या शाम को चला था, क्या है?